हेलो बच्चों, मैं अनु शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूर्ण मनोभाव से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ाई थी कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार डिपेंड करती है, किस प्रकार निर्भर करती है। ओके, आज बेटा हम लोग जानेंगे कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार डिपेंड करती है, वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक, लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार डिपेंड करती है। तो बेटा मुख्य रूप से लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर फोकस दूरी किस प्रकार डिपेंड करेगी, और फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करेगी, दोनों को हमें देखना है। अब देखेंगे सबसे पहला उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है। ये बेटा उत्तल लेंस है और ये दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। सबको पता है कि उत्तल लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है? दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। इसका पहला पृष्ठ तो ये है, ये पृष्ठ, और इसका दूसरा पृष्ठ है, यानी इसमें दूसरा पृष्ठ ये है। इन दोनों पृष्ठों को जब हम कंबाइन करेंगे तो उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक, अब जो इसका ये पृष्ठ, इसका ये ध्रुव होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ मेजरमेंट की जाएगी, यानी ध्रुव से राइट साइड में मेजरमेंट की जाएगी, एक्स अक्ष की धन दिशा में ली जाएगी। अगर ये एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ली जाएगी तो धन सिंबल के साथ, यानी पॉजिटिव सिंबल के साथ डिनोट की जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए R1 कैसी हो गई? पॉजिटिव। और जब इसकी ये दूसरे पृष्ठ का पोल हो गया P2, जब इसकी आप कर्वेचर मेजरमेंट करेंगे तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में नापेंगे, लेफ्ट साइड में नापेंगे। अगर ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में आ जाएगी तो फिर इसकी बेटा R2 कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो उत्तल लेंस के जो दो पृष्ठ होते हैं उसमें पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो पॉजिटिव होगी, और जो उत्तल लेंस का दूसरा पृष्ठ है जो कंबाइन किया गया है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हुई सबको पता चला। तो ये बेटा हो गई R2 नेगेटिव हो गई, यानी ऋणात्मक हो गई। अब अगर हम लेंस मेकर सूत्र लगाएं तो लेंस मेकर सूत्र से 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r। लेकिन आपने कहा कि उत्तल लेंस की जो R2 है वो नेगेटिव होती है, तो जब यहां पर हम R2 को माइनस सिंबल के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सिंबल कैसा हो जाएगा? प्लस। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस की R2 कैसी लेनी है?
नेगेटिव लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। और अगर नेगेटिव आप यहां पर R2 की वैल्यू रखोगे बेटा तो ये माइनस सिंबल आगे पहले से लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज कॉन्वेक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r। तो अगर हमें लेंस मेकर संबंध उत्तल लेंस के लिए यूज करना है तो ध्यान रखना है 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। यानी फॉर कॉन्वेक्स लेंस द लेंस मेकर रिलेशन बी 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। कन्फर्म। इसी कारण से अगर आप देखिए n की वैल्यू सभी माध्यमों के लिए 1 से ज्यादा होती है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और R1 और R2 इसकी दोनों ही बेटा पॉजिटिव होती हैं। इसी वजह से उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है यानी पॉजिटिव ली जाती है। कन्फर्म। जबकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि उत्तल की जो प्रथम फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है और द्वितीय फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। लेकिन फाइनल एटॉल अगर हम कॉन्वेक्स की फोकस दूरी की बात करेंगे तो कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि लेंस मेकर रिलेशन की हेल्प से इसकी फोकस दूरी कैसी आ रही है? धनात्मक आ रही है यानी पॉजिटिव आ रही है। कन्फर्म। अब अगर हम इसी को हम अवतल लेंस के लिए यूज करें, लेंस मेकर संबंध का प्रयोग अवतल लेंस के लिए करते हैं तो यहां लिख देते हैं अवतल लेंस के लिए। और जब हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस भी कितने पृष्ठों से निर्मित है? 2 पृष्ठों से निर्मित है। ये देखिए अवतल हो गया। अब इसका एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये। जब इस सरफेस का ये कोण हो जाएगा और इसकी R1 नापेंगे आप तो ध्रुव के बाईं ओर नापेंगे यानी एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। जब नेगेटिव डायरेक्शन में आप इसका मेजरमेंट करोगे तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और जब इसकी R2 का मेजरमेंट आप करोगे तो बेटा इसकी R2 कैसी हो जाएगी? R2 इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि एक्स एक्सिस की हर दिशा में मेजरमेंट की जाएगी। जब R2 पॉजिटिव हो गई, R1 नेगेटिव हो गई तो जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 से जब हम R1 की वैल्यू यहां नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -R1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, ये 1/- का R1 और ये माइनस का 1/R2। माइनस दोनों में क्या मिल जाएगा? कॉमन। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/f माइनस टोटल से बाहर ले आएंगे n-1 इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2। ये संबंध है। यानी अगर अवतल के लिए इस फार्मूले का यूज करना है तो 1/f इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट n-1 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर टोटल एटॉल देखें तो अवतल की फोकस दूरी देखिए कैसी, किस सिंबल के साथ आ रही है? माइनस सिंबल के साथ आ रही है यानी नेगेटिव सिंबल के साथ आ रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। और अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और किस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरियां वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड करती हैं, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो। कंफर्म। तो ये बेटा हमारा हो गया लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर क्या डिपेंडेंसी होती है। राइट। अब हमारा अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आप सभी बच्चों के लिए, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जाता है। लेंस की
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। एक मैंने आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था मिरर का, दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ाया था। आज बेटा हम लोग देखेंगे लेंसों का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो लेंस हमारे पास कितने हैं? लेंस हमारे पास दो हैं, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस। तो पहले उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन देखेंगे, फिर अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। तो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? ओके, उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन अगर हमें बताना है, निकालना है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमने उत्तल लेंस ले लिया और ये इसका द्वारक कहलाता है और ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशित केंद्र। अब हमने क्या किया, लेंस के बाईं ओर एक वस्तु रख दी यहां पे ओ डैश, ठीक है, और इस वस्तु की लंबाई हम लोगों ने बेटा कितनी ले ली, y1 इसकी लंबाई ले। ठीक, वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी इसके प्रकाशित केंद्र से सीधी है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाएगी और इस वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश यहां पर निर्मित करेगी। प्रकाशित केंद्र से लेकर वस्तु की दूरी कितनी होती है, u, और प्रकाशित केंद्र से लेकर प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है v। जो ये प्रतिबिंब बना है इसकी लंबाई बेटा हम लोगों ने कितनी मान ली, y2। वस्तु की लंबाई y1 है और प्रतिबिंब की लंबाई y2 है। मुझसे कहा गया इस लेंस का रेखीय आवर्धन बताइए कितना है। तो लेंस की रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी सुन लीजिए और हाउ टू डिटरमाइन इट, इसको कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लीजिए। तो लेंस द्वारा निर्मित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही इस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा निर्मित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही इस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू इस लेंस द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु द्वारा निर्मित वस्तु के जो प्रतिबिंब वस्तु का बनाया गया है उसकी लंबाई कितनी है y2 और स्वयं इस वस्तु की लंबाई कितनी है y1। तो m बराबर हो जाएगा y2/y। तो लेंस द्वारा निर्मित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं यानी लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब अगर हमें इसको फाइंड करना है, निकालना है, तो कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज COO तथा एक दूसरा त्रिभुज बना है त्रिभुज CII। त्रिभुज CII कैसे त्रिभुज हैं दोनों, ये समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो समरूपता की प्रॉपर्टी लगा दी जाए। इसका परपेंडिकुलर कितना है, II' बटे इसका परपेंडिकुलर क्या है, OO' बराबर इसका बेस क्या है CI और इसका बेस क्या है CO। I' प्रतिबिंब की लंबाई है, मुख्य अक्ष के नीचे नापी जा रही है, y अक्ष की ऋण दिशा में, इसलिए नेगेटिव सिंबल के साथ टेक की जाएगी। तो ये -y2 हो जाएगा
ओ डैश वस्तु की लंबाई है, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जा रही है, वाई अक्ष की धन दिशा में, तो पॉजिटिव सिंबल के साथ टेक की जाएगी। इज इक्वल टू सी से लेकर आई तक की दूरी वी है, प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में ले रहे हैं या एक्स अक्ष की धन दिशा में ले रहे हैं, तो पॉजिटिव सिंबल के साथ ली जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में ले रहे हैं तो नेगेटिव सिंबल के साथ ली जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अगर बेटा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y2 बटे y1 बचेगा। y2 बटे y1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m लिख सकते हैं। तो y2 बटे y1 की जगह पर अगर स्मॉल m लिख देंगे और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है तो स्मॉल m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपान u आ जाएगा। यानी लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर y2 बटे y1 भी होता है और लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर v अपान u भी होता है। समझ आया सबको? तो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन कैसे फाइंड किया जाता है सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से सभी बच्चे इसका डायग्राम बनाकर नोट करें। तो नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का। तो लेंस का रेखीय आवर्धन कैसे फाइंड करेंगे, लेंस का रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे और खास तौर पे उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आ गया। उम्मीद है सभी को अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम फटाफट आप लोगों को उत्तल लेंस के साथ साथ अवतल लेंस का भी रेखीय आवर्धन बता दें कि अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है ना? तो आइए अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लेते हैं, ये अवतल लेंस है, ये इसका द्वारक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। ये बेटा एक वस्तु हम लोगों ने यहां रखी ओ डैश, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी जाएगी। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, आप जानते हैं अवतल तो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है यानी फैला देता है, और दूसरी प्रकाश की किरण ये जा रही है, दोनों किरणें इस साइड में तो कभी मिलेंगी नहीं। अतः अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें तो ये इस बिंदु पर काटेगी नहीं बल्कि काटती ही प्रतीत हो। तो देखिए एक प्रतिबिंब यहां पर आभासी बन गया है आई डैश, और ये इसका फोकस हो, ये आई डैश यहां पर प्रतिबिंब बन गया है। अगर बेटा इस वस्तु की लंबाई हम y1 ले लें और इस प्रतिबिंब की लंबाई y2 ले लें, यानी ओ डैश की लंबाई y1 है और आई डैश की लंबाई y2 है। चूंकि दोनों ही लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जा रही हैं इसलिए पॉजिटिव सिंबल के साथ ही लेनी है। क्लियर है? क्योंकि y अक्ष की धन दिशा में मेजरमेंट की जा रही है। यहां पर देखिए एक त्रिभुज बना है COO डैश, ध्यान से देखिए COO डैश, त्रिभुज COO डैश तथा त्रिभुज CI डैश, छोटा सा ट्रायंगल देखिए दिखाई दे रहा है, त्रिभुज CI डैश। कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता की प्रॉपर्टी, इसका लंब कितना है आई डैश, इसका लंब कितना है ओ डैश, इसका बेस कितना है CI और इसका बेस कितना है CO। आई डैश की लंबाई कितनी रखेंगे y2, ओ डैश की लंबाई कितनी रखेंगे y1, C से लेकर I तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v है और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है, और दोनों ही दूरियां लेफ्ट साइड में मेजरमेंट की जा रही है, इसलिए ये -v और ये -v, माइनस से माइनस कट जाएगा। चूंकि आप जानते हैं m इज इक्वल टू किसके होता है y2 बटे y1, इसलिए y2 बटे y1 की जगह पर जब आप m लिख देंगे तो m इज इक्वल टू किसके आ जाएगा v अपान u के आ जाएगा।
तो देखिए जिस प्रकार से आपने उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन फाइंड किया, उसी प्रकार से अवतल लेंस का भी रेखीय आवर्धन आपने फाइंड कर लिया। दोनों के सूत्र बेटा समान होते हैं, इक्वल होते हैं, केवल निकालने का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है और अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है, सभी को समझ में आ गया। और रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। लेंस द्वारा निर्मित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, सबको समझ में आ गया। दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी होगी और पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है। यानी हमें वीडियो को किसी भी हालत में थोड़ा सा पढ़ के या बढ़ाकर नहीं छोड़ना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर हमें पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है तो पूरे वीडियो को आराम से देखिए। इट्स ओके। उम्मीद है सभी बच्चों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सभी बच्चे समझते रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए तथा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर